मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक़ आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। आप हम सब तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में मॉडल कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू होगी। बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है। अपनी मेहनत हद से ज़्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है, उसके साथ मिलके। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम उसका रवैया थोड़ा समय से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नज़र भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि बगावत मैंने भी की थी, बाबर ने भी की थी। फिर 2014 में बाबर आजम ने मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त गुजार लो, हम आस्ता आस्ता और मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने हालात बेहतर कर लें, हम शादी कर लेंगे। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया और मैं उस वक्त बेबस थी बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आजम ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मुलव्वस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था, सफ़ीर आजम अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर। ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाई रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। और उनके एक और नेट प्लेयर थे, जब ये NCA में ड्यूरिंग द क्रिकेट टाइम जो प्रैक्टिस करते थे उसमें नवीद नाम का एक लड़का भी था, वो इस में भी शुमार थे। इन लोगों ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे इस्तिकाते हमल करवाया और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं थोड़ी ठीक हो गई थी। बाबर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप अपने घर चली जाओ और सुलह कर लो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत कम होता हूँ, तुम यहाँ पे अकेली होती हो, तो आप अपने घर। मैंने किसी ना किसी तरह अपनी
सुलह कर ली बाबर से, अपने घर वालों के, बाबर के कहने पर। जब मैंने सुलह की है, मैं अपने घर गई हूँ। बाबर का रवैया दिन ब दिन जैसे जैसे वो अरूज पे आ रहा, तो उसकी हवस भी उतनी बढ़ती जा रही थी। वो मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाता रहा जो ना हमारा कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता और ना ही हमें इस्लाम इजाज़त देता है। अब वो इस पर्पस के बाद वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा। मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइबल आता था, मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी सब कुछ करता रहा है। जब ये सब हालात मेरे चलते रहे हैं, 2017 में आखिरकार इसने इतनी मरतबा मुझे मारा पीटा, और मुझे कई मरतबा इस दौरान इसने इनकारी भी शादी से की है। मैंने इस दौरान जो मेरी हॉस्पिटल में बाबर आजम मुझे लेके जाता रहा है, एज अ बीन वाइफ मुझे चेकअप करवाता रहा है। यहाँ पे उसकी प्रॉपर मेरे पास एविडेंस मौजूद है, जिसकी ये सब वो एविडेंस है जिस पे मेंशन है कि बाबर आजम मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर जाता रहा, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं था और वहाँ पे बाबर आजम की आइडेंटिटी लगती रही थी। ठीक है, ये उस चीज़ के एविडेंस है। ये मुझे वहाँ पर लेके जाता रहा है, सब कुछ करता रहा। बिल आखिर मैंने तंग आके 2017 में पुलिस रिपोर्ट की बाबर के खिलाफ, जिसके पर्पस में इसके फैमिलीज ये सब आए हैं। उधर जब हमारे जो ऑफिसर थे जिन्होंने हमें देखा था, उस ऑफिसर ने ये फैसला किया कि आप बाबर को यहाँ पे पेश करें। बाबर पेश नहीं हुआ, लेकिन उसी रात सेम नाइट बाबर ने, जो ऑफिसर मौजूद थे उनके सामने, हमारा मशरूत सुलहनामा पे उसने मुझसे दस्तखत करवाए। और इस वक्त 2017 में जो मैंने पुलिस कंप्लेन की थी बाबर के अगेंस्ट, बाबर की वो अगेंस्ट नसीराबाद में फेडेक्स ऑफिस में दर्ज है एप्लीकेशन। एक मिनट, वो मौजूद है। और उसके बाद बाबर ने 2017 में बाहर के मुल्क किसी में जाना था खेलने के लिए। 2017 में जब कंप्लेन के बाद बाबर ने जाना था, और हमारे यहाँ पे आई थिंक कोई PSL भी हो रहे थे, तो मैंने बाबर से सुलह सिर्फ इस वजूहात पे की थी कि बाबर मुझसे शादी करेगा, और बाबर ने मुझे खुद इस चीज़ का यकीन दिलाया था कि वो मुझसे शादी करेगा। फिर आखिरकार 2017 में इसने सडनली अपना नंबर चेंज किया। वो नंबर भी इसका PCB में इसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, और जो इसका इस वक्त मौजूद नंबर है वो भी इसका ऑफिशियल नंबर मेरे पास मौजूद है, जिसमें मुझे कांटेक्ट करता है, मुझे मैसेजेस करता था। और फिर उसके बाद इस तरह वक्त गुजरता गया। तकलीफ जो थी मैंने बर्दाश्त की। 3 साल से मजीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। अब उसने आकर मुझे साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। वो अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल उसने मुझे इतने बुरे तरीके से जलीलो ख्वार किया, हवस का निशाना बनाया। आज वो बिल्कुल इनकारी पे आ गया हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि आज से 10 दिन पहले भी मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की, क्योंकि 20 नवंबर को जब इसने जाना था, उससे एक दिन पहले, मैं आपको लाइव उस चीज़ के सब सबूत दिखाती हूँ। इसने मुझे कॉल की, इसने कहा अगर तुम किसी भी पुलिस के पास गई या तुमने मुझसे अब मुतालबा शादी का किया तो तुम अपनी जान से भी जाओगे, और तुम्हें यही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा तो वैसे बहुत ज़्यादा है। हद से ज़्यादा ज्यादती के बाद आज मैं यहाँ पे इंसाफ लेने आई हूँ। जी अच्छा, ये आप ना पिछले 10 साल की अपनी और बाबर आजम की गिरफ्तारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही जी, ठीक है ना? आपकी इन गिरफ्तारियों से हमारा क्या लेना देना, पहले ये क्लियर करें। देखिए, आपका लेना देना ये है कि मेरा हक है, मैं कानून के पास जा सकती हूँ। जब मैं कानून के पास गई, मैं DSP के पास गालिब मार्केट गई है, SP गालिब मार्केट ने पहले सुना है, उन्होंने मेरी उस एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया माडा टाउन DSP के पास। आज तक DSP ने दोबारा मुझे पूछा ही नहीं है। बाबर आजम के पास मेरे तमाम वीडियोस, मेरी हर चीज़ उसके पास मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ वो अपनी पावर दिखाना चाहता है। जहाँ जहाँ PCB ने जहाँ इनको कमरे ठहरवाए पाकिस्तान के अंदर, जब ये मैचेस खेलते थे, उसके साथ वाला हमेशा कमरा मेरा हुआ है, हमेशा। वो अभी भी अपने नंबरों से मुझे कॉल्स की हैं, उसने मुझे धमकियाँ दी हैं,
डराने की, मारने की, ये सब मौजूद है। जी मैंने करवाई है। आप जो मेरा लीगल जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको यही बता सकते हैं कि क्या लीगल अभी हम लोग एक्टिविटीज़ हमारी इसके खिलाफ हैं। जी देखिए देखिए एक देखिए 10 साल से मैं खामोश तो नहीं थी। मैं तो 2017 में भी गई थी पुलिस के पास और आपको मैंने वो आई थिंक बताया भी है कि वहाँ पे मेरी कंप्लेंट रजिस्टर थी। फिर भी मैंने सुलह इस बात पे की थी कि मेरे ख्याल में मुझे उससे मोहब्बत थी, हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। देखिए बगैर कोई लालच के तो किसी के साथ इस तरह करता नहीं है। लालच नहीं था मुझे सिर्फ उससे मोहब्बत थी और वो मोहब्बत मेरी यहाँ तक आज मैंने इसको स्ट्रगल करवाया है। आज ये जो सारी मीडिया और दुनिया के सामने ये बात करता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे सब सपोर्ट है। आप किसी भी मैच में जाकर पिछले इसके मैचों में 17 से पहले जाकर आप देख सकते हैं बाबर आजम के कभी किसी भाई ने, किसी बाप ने वहां पर आकर देखा कि बाबर आजम क्या कर रहा है वहां पे? कभी भी किसी ने नहीं देखा। और आज तक 10 सालों में मैं बाबर आजम के एक पैसे की रवादार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड वूमेन हूँ, खुद कमाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है दिन रात इसके पीछे कि ये किसी स्ट्रगल करके इसकी किसी मुकाम पे पहुंच जाए। नो डाउट ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, उसने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के अलावा इंसान को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेंटली तौर पे, फिनेंशियली तौर पे सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट होता है वो फिनेंशियली तौर पे होता है सबसे बड़ा। आज तक बाबर के हर मोबाइल, हर चीज़ का सबूत मेरे पास मौजूद है, हर चीज़। कितने को फाइनेंशियली कितनी सपोर्ट की है आपने बाबर? सर 4 साल में आप सुबह से रात तक, अगर मैं ब्यूटी पार्लर में 30,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, 40,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही जा रही है। सर करोड़ों की मलकियत होगी। 70 लाख रुपया का तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था, जो मैंने आके 1 साल पहले उतारे हैं। इसको मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे ले के आईफोन, सर आईफोन 4 सीरीज से लेके आईफोन 8 प्लस तक सीरीज मैंने इसको लेकर दी है। अगर आपका फाइनेंशियल तौर पे डैमेजेस देखे जाए, आपका कितने का क्लेम बनता है? सर मेरा करोड़ों रुपए का बनता है, करोड़ों रुपए का। सर देखिए बात बताऊं क्या है, अगर आप किसी के खिलाफ जाना चाहें ना तो आप उसके प्रूफ भी इकट्ठे कर करके रखेंगे। जिस इंसान का दिल साफ हो वो वहाँ पे कीमतें थोड़ी बैठ के लिख रहा होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मेरा मुतालबा उससे पैसों का नहीं है, मेरा उससे मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि मेरी इतनी मेहनत का उसने मुझे क्या सिला दी है। आज जी मैंने दे दी हुई है। वो मुझसे शादी करे, मैं करूंगी, मैं हर जगह पे जाके अब करूंगी, क्योंकि मुझे नजर आ गया कि बाबर की तरफ से मुझे साफ इंकारी है, साफ इंकारी है। मैंने आज से 1 महीना कंटिन्यूसली पीसीबी के वहां पे फोन किए है, मुसलसल फोन करती रही हूँ उनको। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बताया, उन्होंने कहा ये हमारे प्लेयर की पर्सनल लाइफ है, हम नहीं डिस्कस करना चाहते। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने जो मेरे साथ किया वो मैंने आपको बता दिया। अगर हमारा कानून इतना स्ट्रॉन्ग हो तो आज मैं यहाँ पे आके बैठ के आप लोगों के सामने दलीलें पेश ना करूँ। हामिजा जी, हामिजा हामिजा जी, हामिजा। आपकी जो अभी जो मामला हुआ, आपने कहा कि आपकी फैमिली के साथ आपकी सुलह होगी। आज आपके फैमिली के मेंबरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? क्या आज अपने आप भाई घर में रहती हैं, अपनी फैमिली के पास रहती हैं, या आज? जी मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली इस वक्त मुझे सपोर्ट कर रही है, और तब भी उन्होंने मुझे इनकारी की थी कि ये इस काबिल नहीं है, नहीं ये सब ठीक है। लेकिन अब वो उन्होंने मेरी बात को मानना ही था, क्योंकि मैं इतने सालों बाद घर गई हूँ, और वो मेरे रिश्तेदारों को, लोगों को यही बता रहे हैं कि इसकी शादी हो चुकी हुई है। अच्छा, आपके काउंसिल से हमारी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली बताइएगा इनका जो केस है उसकी कानूनी टाइप पर क्या जो है वो
डेवलपमेंट क्या हो? जी मैं बता रहा हूँ जी। इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को जी अब्दुल समी, इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को एप्लीकेशन दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लेकिन उस पर स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ था, जिसकी बाबत सेशन कोर्ट में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22 से 22B की पिटीशन दायर की गई है, जिसमें 4 दिसंबर के लिए कोर्ट ने कमेंट्स तलब किए हैं मुतलका SHO नसीराबाद से, और एक दूसरी पिटीशन फाइल की है हरासमेंट की जो आबिद रज़ा खान साहब के साथ स्टिल पेंडिंग है, उसमें 5 डेट है, 5 दिसंबर की है, और एक डैमेजेस का सूट फाइल किया है इन्होंने, वो भी पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अभी तक तो स्टिल लीगल जैसे मुझे बड़े ड्रामा है कि काफी दफा ये तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, तो क्या किसी भी एक वाकई का मेडिकल करवाया गया उसके बाद मेडिकल हो गया कुछ कि ये मेडिकल का मामला नहीं है, ये जो बेसिकली लीगल लैंग्वेज में इसको देखते हैं, ये शादी का झांसा दे के हरामकारी कह लें, वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, मेरे बान जेब नहीं दे रही। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत दफा बाबर आजम ने इनको थप्पड़ मारे, इनके साथ इनके ऊपर तशद्दुद किया, वो इन्होंने आपने फरमाया जी। क्या एक दफा भी किसी तशद्दुद के बाद आप पुलिस वाले के पास जी मैं गई हूँ 2017 में, मैं गई हूँ 2017 में, मैंने पुलिस के पास जाके जी बताएं सर। जी अभी आपने बाकायदा शादी नहीं की? नहीं सर, शादी नहीं की? नहीं सर। ये सारा अफेयर का मामला है, जी ठीक है? आपके साथ जो भी ज्यादती हुई जिस तरह से, अब वो एक स्टार है, जी ठीक है? एक बात आपने देखा कि मेरे लिए कोई स्टार है, स्टार का विकास हो गया 2 साल, वो तो नहीं करेगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एहतजाज कर लें, बस में आप जो भी आप वो नहीं करेगा, आपका दिमाग क्या करेगी? सर मैं आपका आइंदा का लाया बन गया है अपनी लाइफ का। सर वो तो स्ट्रगल है ही है, जिस तरह ज़िंदगी गुजरी वो तो मैं गुजार रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे मेन पॉइंट बाबर आजम को सज़ा दिलवाना है। वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा हक है। जो ये आज तक वो मेरे साथ करता, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से बाजी में मोहब्बत का कह के यहाँ तक आज मुझे लेकर आया है। आप जानते हैं बीजेपी कप्तानी से हटाया बाबर आजम। ऑफ कोर्स हटाए, क्योंकि कोई भी स्टार सिर्फ अपने ग्राउंड में छक्के और चौकों से नहीं बनता, अपने किरदार से और अपनी फितरत से बनता है। ऐसे बंदे का क्या पता कल वो पाकिस्तान को भी बेच दे, ऐसे बंदे का क्या पता है? जिस इंसान की फितरत एक औरत को लेके ऐसी है, वो किसी भी चीज पे कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर।